Dear students, this is Ejaz Ahmad, Associate Professor and Head, Department of Economics, Karim City College, Jamshedpur. Once again, I am present to take another class of econometrics paper. You will be surprised to see that I am going to take class of the topic population and sampling. You might be surprised in the sense that I am here for econometrics class while I am going to explain certain things which are related to statistics. You are right, but it is also fact that we cannot study econometrics without studying statistics, because statistics is an integral part of econometrics. Econometrics is the unification of statistics, economic theory, and mathematics. Or econometrics is the integration of economics, mathematics, and statistics for the purpose of providing numerical values of the parameters of economic relationship. यहाँ पे एक वर्ड आया है पैरामीटर, जिसको आगे हम दूसरी क्लास में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. दस इकोनॉमेटिक्स और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में डिफरेंस यह है कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स मीन्स मैथमेटिक्स प्लस इकोनॉमिक थ्योरी या इकोनॉमिक्स इज मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, while mathematical economics plus statistics is econometrics, or econometrics is nothing but it is sum of statistics plus economics plus mathematics. Now, what is statistics? Statistics is the science of numbers, or statistics deals with the study of numbers. Means statistics is aggregates of numerical facts in which we study the data, how it is calculated, classified, organized, analyzed, presented, and ultimately used for decision making. All thing is known as statistical method. So in a statistical method, we have all those things which I have termed here, like collection of data, classification of data. In brief, I'll explain separately. When a researcher or investigator go for any research, first of all, he fix what is his objective of research or study. जब वो रिसर्चर एक बार रिसर्च के लिए या स्टडी के लिए जाता है, तो सबसे पहले वो अपना ऑब्जेक्टिव तय करता है कि उसे क्या करना है, उद्देश्य निर्धारित कर लिया. देन आफ्टर दैट द फॉरमोस्ट टास्क इज टू कलेक्ट मटेरियल्स और डाटा रिगार्डिंग देयर रिसर्च. तो यह पहला स्टेप है और ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, डाटा गैदरिंग या डाटा कलेक्शन. डाटा कलेक्शन is of two types. One is known as primary data and another is known as secondary data. Primary data is calculated या is gathered from original source, जैसे पर्सनल इंटरव्यू लेना या क्वेश्चनर के थ्रू कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करना, ये प्राइमरी डाटा का एग्जाम्पल है. And the secondary data is available in published form और unpublished form. इसके भी दो सोर्स हैं, या तो ये पब्लिश्ड के रूप में पहले से अवेलेबल होगा या ये अनपब्लिश्ड हो सकता है. पब्लिश्ड डाटा के सोर्सेज हैं, जैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स सर्वे हो गया, सेंसस रिपोर्ट हो गया, या फिर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के स्टैटिस्टिक्स होते हैं जो एनुअली या पीरियडिकली पब्लिश होते हैं. उसी तरीके से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से भी जो डाटा आप प्राप्त करते हैं
वो भी पब्लिश फॉर्म में होता है, जैसे IMF हो गया, IBRD हो गया या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हो गए। अनपब्लिश डाटा, इससे रिलेटेड सिक्रेसी होती है, या एक कोई कंपनी है या गवर्नमेंट भी है कुछ डाटा को पब्लिकली नहीं सामने रखना चाहती है, तो सिक्रेसी मेंटेन करते हुए उसको अनपब्लिश फॉर्म में रहती है। अगर वहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन लेने में कामयाब हो जाते हैं तो वो भी आपके डाटा का एक सोर्स माना जाएगा। आफ्टर द कलेक्शन ऑफ डाटा, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर इज टू क्लासीफाई द डाटा। क्लासिफिकेशन में डाटा को वेरियस ग्रुप्स में या क्लासेस में या क्लस्टर्स में बांटते हैं। जैसे हम किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम से, शिक्षा के प्रोग्राम से कुछ स्टडी करना चाहते हों, तो उसमें हम जिस के बारे में स्टडी करते हैं उसको दो ग्रुप में रख लेते हैं। जैसे स्टडी एजुकेटेड हो गया और दूसरा पार्ट हो गया अनएजुकेटेड। उसी तरीके से हम किसी इकोनॉमिक एनालिसिस पे जाते हैं जहाँ पे इनकम कंसर्न्ड है, तो वहाँ पे फिर हम उस पूरे स्टडी को दो पार्ट में मान लिया कर लेंगे, एक रिच क्लास कहलाएगा, एक पुअर क्लास कहलाएगा। इस तरह हम पर्पस और मेथोडोलॉजी के आधार पर डाटा को क्लासीफाई करते हैं। आफ्टर क्लासिफिकेशन वी गो फॉर द टेबुलेशन। टेबुलेशन मीन्स सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। इसको सिस्टमेटिक तौर पे पेश करने को हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। अब ये प्रेजेंटेशन फिर डाटा के आधार पे होगा। जैसे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसको हम रोज़ में रख सकते हैं, कॉलम्स में रख सकते हैं, और उसके आधार पर हम आगे जो कैलकुलेशन करना है उसके बारे में या उससे रिलेटेड कैलकुलेशन कर सकते हैं। डाटा को अगर हम रखना चाहें तो दूसरा फॉर्मेट ये है, इंडिविजुअल सीरीज़ में, व्यक्तिगत सारणी में रख सकते हैं, या खंडित सारणी में भी रख सकते हैं जिसको हम डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं, या फिर उसको हम ग्रुप डाटा या कंटिन्यूअस सीरीज़ में भी रख सकते हैं, जिसे आपने प्रीवियस क्लासेस में स्टैटिस्टिक्स के पढ़ा हुआ है। आफ्टर टेबुलेशन वी गो फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। डाटा को किस प्रकार दर्शाया जाए ताकि मीनिंगफुल रिजल्ट मिल सके, उस डाटा को दर्शाने के लिए कई तरीके हो सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल डाटा है तो उसमें मान लिया हमको एवरेज कैलकुलेट करना है तो मीन कैलकुलेट कर लेंगे। हो सकता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की उस एनालिसिस में ज़रूरत पड़े तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कर लेंगे। कोरिलेशन की ज़रूरत है तो कोरिलेशन कर लेंगे, या रिग्रेशन एनालिसिस है तो उसके दो रास्ते हैं, वो फिर स्टडी पे डिपेंड करेगा। हम सिंपल कोरिलेशन के लिए जाते हैं या फिर मल्टीपल कोरिलेशन के लिए जाते हैं। आपके सिलेबस में सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है और थोड़ा हिस्सा मल्टीपल रिग्रेशन में भी आपके आएगा। तो हम डाटा के एनालिसिस में या तो हम एनालिसिस में या तो हम उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में रखें, या नॉन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है तो उसके लिए अलग मेथोडोलॉजी है। आफ्टर द एनालिसिस डाटा, लास्ट स्टेप इज द कंक्लूजन या इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा। जो भी हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू आते हैं उसके आधार पर हम कंक्लूड करते हैं कि इससे हमको रिजल्ट क्या मिला। जैसे हम कोरिलेशन निकालते हैं तो अगर निगेटिव है तो हम कहेंगे दो वेरिएबल के बीच में निगेटिव कोरिलेशन है। अगर वो प्लस आता है तो हम ये कहेंगे दो वेरिएबल के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है। उसी तरीके से अगर हम कुछ कंजम्पशन फंक्शन का डाटा गैदर करते हैं और उसके आधार पर MPC कैलकुलेट करते हैं तो MPC की वैल्यू आपको मालूम है 0 और +1 के बीच में आती है, 0 या 1 के बीच में आती है। अगर हमारा MPC 0.8 या 0.9 आता है, मान लीजिए 0.9 आएगा, तो ये कंक्लूड किया जाएगा देयर इज़ ए हाई कोरिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। आउट ऑफ एवरी इंक्रीज इन इनकम 0.9 मीन्स 90% इज स्पेंड या कंज्यूम। हर बढ़े हुए इनकम में से कंज्यूमर 0.9 है, इसका मतलब 90% वो खर्च कर देता है, एंड रिमेनिंग पर 10% या 0.1 दैट इज कॉल्ड MPS go for the saving. Next part we come, that is what is population. Population ये वर्ड से हम
जनसंख्या समझते हैं, कुछ वैसी बातें यहाँ समझी जाती है इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स में, लेकिन बिल्कुल उसका मतलब वो नहीं है। अ पॉपुलेशन डाटा सेट कंटेंस ऑल मेंबर्स ऑफ ए स्पेसिफाइड ग्रुप। हम जिसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब मिला करके वो पॉपुलेशन कहलाएगा स्टैटिस्टिक्स में। और इट इज़ ए स्पेशलाइज सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज़ एग्रीगेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स अंडर स्टडी हैविंग वन और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स। जिस पार्टिकुलर सेट के बारे में हम अध्ययन करेंगे उसके एग्रीगेट या टोटल को हम पॉपुलेशन कहेंगे। ये पॉपुलेशन छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ यूनिवर्सिटी। तो पॉपुलेशन एक कॉलेज का नंबर ऑफ स्टूडेंट भी पॉपुलेशन कहलाएगा और यूनिवर्सिटी के टोटल स्टूडेंट्स भी पॉपुलेशन कहलाएंगे स्टैटिस्टिक्स में या इकोनॉमेटिक्स में। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है ऑल एमपीज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिला करके जितने मेंबर्स हैं उसके बारे में अगर हम कुछ स्टडी करना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स में या इकोनॉमेटिक्स में वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ वी कम टू काइंड्स ऑफ पॉपुलेशन। Population is of 4 types: finite population, infinite population, existence population and hypothetical population. Finite population जैसे वर्ड से है, it has limited number. A population is finite if possible to count its elements. उस पॉपुलेशन को फाइनाइट कहेंगे जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। एंड इट हैज़ अ फिक्स नंबर, जब काउंट करेंगे तो फिक्स नंबर होगा तभी काउंट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है नंबर ऑफ कार्स क्रॉसिंग मानगो ब्रिज पर डे। ये फाइनाइट पॉपुलेशन का एग्जांपल हो जाएगा कि पर डे या पर घंटे में मानगो ब्रिज से कितनी कार क्रॉस करती है। अगर इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे या नंबर जान लेंगे तो ये फाइनाइट पॉपुलेशन हो जाएगी। दूसरा हमने एग्जाम्पल लिया है नंबर ऑफ मेल बर्थ या नंबर ऑफ बर्थ इन अ ईयर इन इंडिया। भारत में एक साल में जितने जन्म होते हैं वो भी फाइनाइट पॉपुलेशन का एग्जाम्पल है। दूसरा है इनफाइनाइट पॉपुलेशन। इन्फिनिटी मीन्स लिमिटलेस, इसी से है ये इनफाइनाइट पॉपुलेशन। देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट कैन कंटेन, मीन्स इट हैज़ अनकाउंटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उस पॉपुलेशन को हम इनफाइनाइट कहेंगे वेयर नंबर इज नॉट काउंटेबल, नॉट मेजरेबल, बियॉन्ड मेजरेबल है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्स इन द स्काई, आसमान में कितने तारे हैं वन कैन नॉट डिटरमिन। और नंबर ऑफ डॉट्स इन अ लाइन, आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, कोई रेखा खींचते हैं, जैसे कंजम्पशन लाइन हमने खींचा, उस लाइन पे कितने डॉट्स होंगे कैन नॉट बी मेजर, देयर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ डॉट्स। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस पॉपुलेशन। वर्ड से है एग्जिस्टेंस, मीन्स इट कंप्राइजेज ऑब्जेक्ट्स दैट एग्जिस्ट इन रियलिटी। इसमें वैसे एलिमेंट्स होते हैं विच ऑलरेडी एग्जिस्ट इन रियलिटी और जो एग्जिस्टेंस में होते हैं वास्तव में, वैसे पॉपुलेशन को हम फाइनाइट एग्जिस्टेंस पॉपुलेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल बुक्स इन द लाइब्रेरी, देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। स्टूडेंट्स इन कोल्हान यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी के जितने स्टूडेंट्स हैं अगर उसको पॉपुलेशन की कैटेगरी में रखा जाएगा तो वो एग्जिस्टेंस पॉपुलेशन कहलाएगा। नेक्स्ट इज hypothetical population. Hypothetical means that is expected to happen. It is not fact. It may be true or it may not be true. Whose unit is not available in solid form is called hypothetical population. For example, population of India in 2031 is expected to be around 160 crores. अगर हम ये कहें कि वर्तमान जो स्थिति है भारत के देश की जनसंख्या वृद्धि की, अगर इसके अनुमान पे हम अनुमान को लगाते हुए हम कहें कि 2031 में भारत की जनसंख्या 160 हो जाएगी, दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन बिकॉज इट मे बी ट्रू और इट मे नॉट ट्रू, दोनों हैं। ये 2031 के बाद ये संभावना हो सकती है कि एग्जैक्टली वो आती है, नहीं जो नहीं होगी जनरली। सो हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन के बाद अब हम नेक्स्ट आते हैं सैम्पलिंग या सैंपल पे।
सैंपल क्या है? पॉपुलेशन का एक हिस्सा है। जब कोई भी रिसर्चर या इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेट करने के लिए कुछ अपने प्लान तय करता है, तो उसके लिए दो रास्ते हैं। या तो टोटल नंबर जिसके बारे में स्टडी करनी है उस पर चला जाए, टोटल पॉपुलेशन के ईच एंड इंडिविजुअल पार्ट के या इंडिविजुअल को वो कंसल्ट करे और गैदर करे इन्फॉर्मेशन। और दूसरा रास्ता है कि उस बड़े में से एक छोटे पार्ट का सैंपल ले ले और सैंपल के आधार पे उस पूरे के स्टडी के बारे में या पूरे के बारे में कंक्लूजन ड्रॉ करे। सो एक सैंपल इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन का एक हिस्सा है, ये सबसेट है। इट इज़ द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर एक्चुअली पार्टिसिपेट इन वंस स्टडी। इसमें वो एलिमेंट होते हैं जिसके बारे में वास्तव में अध्ययन हम करते हैं। जितने भी मेंबर्स होंगे सबों को हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके आधार पर हम रिजल्ट निकालेंगे। जैसे हमने पीछे कहा, ऑल एमपीज इन पार्लियामेंट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलेशन। भारत के पार्लियामेंट में जो एमपी है वो टोटल हो गया, वो एग्जाम्पल हो जाएगा पॉपुलेशन का। अगर उसमें से हम किसी फीमेल एमपीज़ के बारे में कोई स्टडी करना चाहते हैं तो वो फीमेल एमपीज़ का जो पार्ट है वो सबसेट है पार्लियामेंट के एमपीज़ का, इसलिए फीमेल एमपीज़ सैंपल हो गया और टोटल एमपीज़ पॉपुलेशन हो जाएगा। सैंपल साइज, नंबर ऑफ यूनिट्स इन अ सैंपल इज कॉल्ड सैंपल साइज। अब सैंपल में जितने हम एलिमेंट्स लेंगे, जैसे फीमेल पार्लियामेंटेरियन जितने हैं उसकी संख्या जो होगी वो सैंपल साइज कहलाएगी। एंड द यूनिट्स अंडर स्टडी इज कॉल्ड सैम्पलिंग। और उस सैंपल साइज में जितने लोग हैं उसके बारे में जब हम स्टडी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग। नाउ लाइक पॉपुलेशन, देयर इज वेरियस टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग ऑल्सो। Firstly, it is divided into two parts. One is called probability sampling, another is called random sampling. Probability sampling involves random selection. There is no deliberate selection in case of probability sampling. हम उसमें जानबूझकर नहीं बल्कि दैव विधि से करेंगे। कोई उसमें बायसनेस नहीं होगी। जब हम एलिमेंट को अपने स्टडी के लिए सेलेक्ट करेंगे तो उसमें रैंडम सिलेक्शन होगा, बायसनेस नहीं होगी। अगर बायसनेस होगी तो रिज़ल्ट हम सही नहीं दे पाएंगे। इट फेल टू मेक द इन्फ्रेंसेस अबाउट द होल ग्रुप। और जो सैंपल हम कलेक्ट करते हैं वो हमारे होल ग्रुप के रिज़ल्ट के लिए रिप्रेजेंट करता है, या उसका रिज़ल्ट जो है ना होल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। उस रिज़ल्ट के आधार पर हम कंक्लूजन निकालेंगे कि पॉपुलेशन का यही ऐसा ही रिज़ल्ट होगा। इसलिए अगर हम डेलिब्रेशन उसमें शामिल करते हैं तो हम बायस्ड हो जाएंगे और वो रिज़ल्ट जो न्यूट्रल होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। इन दिस प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। चूँकि हम इसमें रैंडम सिलेक्शन करते हैं इसलिए जो भी एलिमेंट्स हैं उसमें से जितने चुनने हैं सबकी इक्वल पॉसिबिलिटी है। इसलिए इसमें जो रैंडम सिलेक्शन है वहाँ पे किसी बायसनेस की कोई गुंजाइश नहीं बनेगी। दूसरा है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। इट इन्वॉल्व्स नॉन रैंडम सिलेक्शन बेस्ड ऑन कन्वीनियंस। यहाँ पे रैंडमनेस को हम छोड़ भी दें या हम अलग कर दें तो वैसी स्थिति में सैम्पलिंग जो करेंगे वो कन्वीनियंस के आधार पर होगी। इट अलाउज द इन्वेस्टिगेटर्स टू ईजिली कलेक्ट द इनिशियल डाटा। इससे इन्वेस्टिगेटर या न्यूमरेटर अपने प्रारंभिक आंकड़ों को एकत्रित करता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है, स्टडी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस ऑन चिल्ड्रन। अगर किसी को ये स्टडी करना है कि डोमेस्टिक वायलेंस के इफ़ेक्ट क्या पड़ते हैं, मेंटल फिजिकल जो भी है वो तो इन्वेस्टिगेटर पर डिपेंड करेगा, तो हम इस अध्ययन के लिए केवल वैसे ही फैमिली के बच्चों को लेंगे या वैसे ही बच्चों को शामिल करेंगे जो डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित हैं या उनके शिकार हुए हैं। हम आम बच्चों को अगर इस कैटेगरी में शामिल करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो बहुत ही रिलायबल नहीं होगा, वो बायसनेस पे आधार या अनवांटेड रिजल्ट मिलेगा। देयर इज़ अ फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में है पहला सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम जो पॉपुलेशन है उसमें जो
एलिमेंट्स लेंगे उसमें सभी के चुने जाने की बराबर संभावना होती है, इसमें कोई पक्षपात की गुंजाइश नहीं होती है। यहाँ पॉपुलेशन की इकाई प्रायः होमोजीनियस होती है, समरूप होती है। जैसे हम इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, उस क्लास में अगर 100 बच्चे हैं और अगर हमको 10 स्टूडेंट का सैंपल लेना है तो 1 से 10 तक किसी के भी इसमें चुने जाने की संभावना होती है। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। इसके अंतर्गत हम पूरी जनसंख्या को कई भागों में बांट देते हैं। फिर हम कॉलेज का उदाहरण लेते हैं कि अगर कॉलेज के बारे में कुछ स्टडी करनी है, स्टडी के या जो भी स्टूडेंट से रिलेटेड स्टडी करनी है, तो स्टूडेंट्स को हम 3 डिसिप्लिन में या 3 कैटेगरी में बांट देते हैं, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। और फिर जो हमको नेसेसरी आंकड़े जुटाने हैं तीनों फैकल्टी से, हम आंकड़े जुटा के आगे एनालिसिस में जाते हैं। नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। इसे जनसंख्या को आइदर न्यूमेरिकली और अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हम पढ़ाया रखते हैं। जैसे फिर हम ले रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में अगर 100 स्टूडेंट है ऑनर्स में, और उसको अगर हमको 10 का सैंपल लेना है, और मान लीजिए कि पहला हमने 5th नंबर लिया है स्टूडेंट का, रोल नंबर के हिसाब से अगर हम काउंट करें तो 5th नंबर को हमने फर्स्ट सिलेक्शन किया है, तो एक सिस्टम बना देंगे यहाँ पे। उसी के आधार पे नेक्स्ट जो है ना एलिमेंट का सिलेक्शन होगा। जैसे 5th फर्स्ट है तो 15th सेकेंड हो जाएगा, 25th थर्ड हो जाएगा, 35th नेक्स्ट हो जाएगा। उसी आधार पे 10 के इंटरवल पे हम जो स्टूडेंट आएंगे उनको हम अपने सैंपल में शामिल कर लेंगे, और 1 से 10 तक, 1 से 100 तक जो है उसमें से हमको 10 मेंबर मिल जाएंगे। क्लस्टर सैम्पलिंग। रिसर्चर क्या करता है, पहले जो पॉपुलेशन है उसको कई क्लस्टर में या कई ग्रुप में बांट देता है अगर उसको क्लस्टर सैम्पलिंग में जानी है, और ये उद्देश्य, सब्जेक्ट, टॉपिक के आधार पर ये डिपेंड होता है कि किसे हमको लेना है। जैसे मान लीजिए झारखंड में कॉलेज के शिक्षा के स्तर को जानने के लिए, उसकी दशा को जानने के लिए कोई अगर स्टडी करता है तो कॉलेज के पूरे कॉलेज को झारखंड के कई क्लस्टर में, कई ग्रुप में बांट देगा। तब उसके बाद वो फिर रैंडम सैंपलिंग करेगा अलग अलग ग्रुप में, और उसके बाद वो आंकड़े जुटाएगा और जो स्टडी करनी है उसको कंक्लूड करेगा। नेक्स्ट इज मल्टी स्टेज सैंपलिंग। इसमें सैंपल का चुनाव कई स्तरों पर किया जाता है। जैसे हम कहें कि झारखंड में हमको 1000 हाउस होल्ड का चुनाव करना है, तो उसको हम पूरे झारखंड को हम कई स्टेज में या कई कैटेगरी में बांट देंगे। जैसे मान लिया पहला कैटेगरी हो गया, हम डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर देंगे। फिर दूसरा कैटेगरी हो गया, हम ब्लॉक में डिवाइड कर देंगे। और फिर ब्लॉक में से हम विलेजेस को डिवाइड कर देंगे। और इस प्रकार उस विलेज में से फिर हम रैंडम सैम्पलिंग करेंगे विलेज के सिलेक्शन का, और उस चुने हुए विलेज में से या गांव में से फिर हम रैंडम सैम्पलिंग के आधार पर विदाउट बायसनेस हम मटेरियल या इकट्ठा करेंगे आंकड़े, और फिर जो हमको आगे काम करना है या जो भी रिजल्ट निकालनी है उसका रिजल्ट निकालेंगे। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। थोड़ा इसमें गलत लिखा गया, नॉन रैंडम लिखा गया, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसमें आता है पहला पर्पसिव सैम्पलिंग। प्रायः सैंपल का चुनाव रिसर्चर के पर्पस पर निर्भर करता है, इसलिए इसका नाम है पर्पसिव सैम्पलिंग। जैसे उदाहरण के लिए एक हम ले लेते हैं, अगर किसी को इंडिया में स्टील इंडस्ट्री पे कुछ स्टडी करनी है, तो जो भी वो चाहे वो स्टील इंडस्ट्री में सैंपल ले सकता है, या जैसा भी उसका इन्वेस्टिगेशन है, चैप्टर है या टॉपिक है उसके आधार पर। लेकिन अगर स्टील इंडस्ट्री के बारे में कोई अध्ययन हो रहा हो और जमशेदपुर के टाटा स्टील को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा, तो शायद वो रिसर्च या स्टडी अधूरा रह जाएगा। नेक्स्ट इज कॉन्वीनियंस सैम्पलिंग। जैसे आपको वर्ड से मालूम है, सुविधा अनुसार। जैसे मान लीजिए कोई आदमी कॉलेज के प्रोस्पेक्टस को देखकर उसमें से सैंपल के लिए किसी टीचर का चुनाव करता है, और जो भी कॉलेज के बारे में उसको जानकारी लेनी है उस कॉलेज से, उस चुने हुए टीचर से संपर्क कर वो अपनी बातें
उसके सामने रखकर जो भी इंफॉर्मेशन है ले लेना है, ले सकता है। नेक्स्ट इज कोटा सैम्पलिंग। कोटा हिंदी में बोलते हैं अभ्यंश। इस कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर पॉपुलेशन को बांटा जाता है। अब ये फीचर क्या हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे जेंडर हो गया तो हम एक तरफ मेल लेंगे, दूसरी तरफ मेल लेंगे। अगर एज ले लिया हमने, तो फिर एज में हमको किस पर्पज़ के लिए स्टडी करनी है। अगर एडल्ट का करना है तो एडल्ट में भी अलग ग्रुप के हैं, चिल्ड्रन का करना है तो चिल्ड्रन में भी अलग है, तो उसमें एज के वाइज से हम डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं उस ग्रुप का। उसी तरीके से अगर हमको प्रोफेशन के आधार पर, प्रोफेशन में टीचर हो गया तो उसके लाइफ स्टाइल को अगर हमको स्टडी करना है तो टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, जो भी अलग अलग कैटेगरी बन सकती है। आपने देखा होगा बजट प्रेजेंट से पहले प्री बजट सर्वे कराती है गवर्नमेंट, और उस बजट सर्वे में जो सोसाइटी के ग्रुप्स हैं या सेक्शन हैं सबों से अपनी राय मांगती है। जैसे सर्वे में हाउसवाइफ्स हो गए, ऑडिटर क्लास भी हो गया, कंज्यूमर क्लास भी हो गया, बिजनेसमैन भी हो गया, फार्मर्स भी हो गया, कंज्यूमर्स भी हो गया। ये जो है ना वो कोटा सैम्पलिंग का एग्जाम्पल है। देन कम्स स्नोबॉल सैम्पलिंग। ऐसी सैम्पलिंग की ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ पे पॉपुलेशन अननोन होता है। जैसे हम मान लें भारत में जो एलिट ग्रुप है, अगर उसके हम कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन लेवल का माप करना चाहते हैं तो इसका पता लगाना कि एलिट ग्रुप में क्या क्या लोग हैं या कितने लोग हैं, ये थोड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए हम कहेंगे किसी को जानते हैं अगर उस कैटेगरी के आदमी हैं तो उससे कंसल्ट कर लें, और दूसरे उसके जानने वाले हैं उनसे हम इंफॉर्मेशन ले लें उनका, फिर उनसे हम कंसल्ट करके उनके जो जानने वाले हैं उनका इंफॉर्मेशन ले लें। तो इस तरह ऐसे सैम्पलिंग को हम स्नोबॉल सैम्पलिंग कहते हैं। आफ्टर दिस वी कम टू पॉपुलेशन मीन। मीन एवरेज को कहते हैं, और जो एवरेज इंटायर पॉपुलेशन से निकाली जाए उसको हम पॉपुलेशन मीन कहेंगे। सो पॉपुलेशन मीन्स द मीन ऑफ ऑल वैल्यूज इन द पॉपुलेशन। इट इज़ द मीन ऑफ टोटल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मैंने बताया एक ग्रुप का कहते हैं जिसके बारे में हम स्टडी करना है। अगर हम पूरे पॉपुलेशन में जितने मेंबर्स हैं उनके किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में स्टडी करते हैं तो हम सबसे इंफॉर्मेशन गैदर कर लें और उसका मीन निकाल लें तो वो पॉपुलेशन मीन कहलाएगा। इसको स्टैटिस्टिक्स में या इकोनॉमेटिक्स में ग्रीक वर्ड लेटर रहता है एक म्यू से डिनोट करते हैं, और यहाँ फार्मूला है समेशन एक्स अपॉन एन, यहाँ पे एक्स कैपिटल लेटर है। इसमें पॉपुलेशन के नंबर्स के लिए हम कैपिटल लेटर लिखते हैं, पॉपुलेशन नंबर या पॉपुलेशन काउंट। अब अगर कोई स्टडी करने वाला सैंपल कलेक्ट करता है, उसके आधार पर स्टडी करता है और मीन निकालता है तो उसको सैंपल मीन कहेंगे। बहुत इजी डिफरेंस है। पॉपुलेशन मीन्स मीन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, सैंपल मीन्स मीन ऑफ द सैंपल जो स्टडी में है। इट इज द मीन ऑफ सैंपल्स, इट प्रोवाइड्स एन एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन। अब इसी सैंपल मीन के आधार पर एक स्टडी करने वाला टोटल पॉपुलेशन के बारे में अपना रिजल्ट कंक्लूड करता है कि अगर सैंपल मीन ऐसा है तो ये पॉपुलेशन मीन भी इसी के आसपास होगा। 100% तक तो नहीं होगा। कैसे होगा, इसके लिए कितना डिफरेंस होगा, डिफरेंस है तो क्या होगा, इसके लिए आगे आपको पढ़ना है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, उसमें हम बताएंगे। तो पॉपुलेशन मीन्स कैन बी यूज्ड टू कंक्लूड अबाउट द सैंपल मीन, कैन बी यूज्ड टू इन्फर या कंक्लूड या मेक डिसीजंस अबाउट द पॉपुलेशन मीन। इसको एक्स बार से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला वही है समेशन एक्स अपॉन एन। यहाँ पे स्मॉल एन लिया गया है। स्मॉल एन सैंपल नंबर्स के लिए होता है या सैंपल काउंट के लिए होता है। नाउ वी कम टू स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन इज अ नंबर यूज्ड टू मेजर द स्प्रेड ऑफ डाटा अबाउट द मीन। जब हम मीन निकालते हैं और उस डाटा से स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं तो स्टैंडर्ड डिविएशन से हमको ये पता चलता है कि दूसरी वैल्यूज जो सीरीज़ की है वो मीन से कितना डिफर करती है, वेदर इट इज़ क्लोज और फॉर अवे। तो इफ़ ए
लो स्टैंडर्ड डिविएशन वी गेट मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द नंबर्स आर क्लोज टू द मीन। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन छोटा है और स्टैंडर्ड डिविएशन जितना छोटा होगा वहाँ पे जो दूसरे नंबर्स हैं मीन के करीब होंगे। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन 0 आ जाएगा तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, टोटल सीरीज का डाटा एक ही होगा। एंड ए हाई स्टैंडर्ड डिविएशन मीन्स द नंबर आर मोर स्प्रेड आउट ओवर ए वाइड रेंज। अगर उस डाटा का स्टैंडर्ड डिविएशन बड़ा आता है तो हम कहेंगे मीन से दूसरी वैल्यूज़ की दूरी या डिफरेंस ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे हमने दो एक्स सीरीज़ लिया है, एक 8, 10, 12 है, इसकी मीन निकालें तो हमें 10 मिलेगा, और फिर इसका स्टैंडर्ड जो हमने यहाँ पे नहीं निकाला इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला जाए तो कुछ वैल्यू आएगी। फिर नीचे दूसरी सीरीज़ है उसके लिए x 1, 12 एंड 17 लिया है। इस देख रहे हैं हम इस डेटा में कि दोनों का मीन बराबर है, but once we will go for the calculation of the standard deviation, we will get lower standard deviation for first series। 8, 10 और 12 वाले सीरीज में स्टैंडर्ड डिविएशन कम आएगा और नीचे वाली सीरीज में स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा आएगा। इट मीन्स देयर इज़ अ लो वेरिएबिलिटी या लो डिफरेंस ऑफ अदर आइटम्स फ्रॉम द मीन। जो दिख रहा है आपको 10 से, उसमें दूसरे आइटम की दूरी थोड़ी कम है, डिफरेंस कम है या ज़्यादा स्प्रेडनेस उसमें कम है, लेकिन दूसरे में 10 से दूसरी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा दूरी पे है, तो ये हाई वेरिएबिलिटी है इसमें। अब यहाँ पे हमने लिखा है स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। हमने लिखा है समीशन एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। चूँकि ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन है इसलिए म्यू जो है ना पॉपुलेशन मीन है और एन जो है ना पॉपुलेशन नंबर है या पॉपुलेशन काउंट भी उसको कहते हैं। अब नीचे है सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन, फॉर्मूला वही है, द डिफरेंस इज ऑफ 2 दैट इज एक्स बार इज यूज दैट इज सैम्पल मीन, एंड इन प्लेस ऑफ कैपिटल एन there is a use of small n and also -1 is there। ये स्टैटिस्टिशियन है जिसने ये फार्मूला दिया था, इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है इसलिए इसे बेसल करेक्शन कहते हैं। तो दोनों मीन के डिफरेंस में देखिए नीचे स्मॉल एन है ऊपर कैपिटल एन है। स्टैंडर्ड डिविएशन में ऊपर पॉपुलेशन मीन लेते हैं, नीचे सैम्पल मीन लेते हैं। नाउ कम टू कंक्लूजन। स्टडी में हम पॉपुलेशन को अपने स्टडी के लिए नहीं चूज़ करते हैं इसलिए कि इट इज़ वेरी लेंथी, वेरी टाइम टेकिंग, वेरी कॉस्टली, इट टेक्स मच ऑफ द टाइम एंड द रिजल्ट कम्स आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। इसमें एन्यूमरेटर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, पैसे ज़्यादा खर्चे होते हैं, इसलिए इन प्रैक्टिस सैम्पल मेथड इज़ यूज्ड। पहले उस पॉपुलेशन का हम सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं और उससे जो रिजल्ट निकलता है ए सैम्पल मीन कैन बी इन्फर या कैन बी यूज टू कंक्लूड थिंग्स अबाउट पॉपुलेशन मीन। हम सैम्पल मीन से पॉपुलेशन की वैल्यू क्या होगी उसका अंदाज़ा उससे लगाया जा सकता है, और जो होता है रिज़ल्ट सैम्पल का उसके करीब करीब भी पॉपुलेशन मीन आता ही है। ज़्यादा डिफरेंस हो कम डिफरेंस हो तो फिर वहाँ पे स्टैटिस्टिकल टेस्ट में सही या गलत की बात वहाँ पे आती है। पॉपुलेशन मीन को हमने जैसे ऊपर बताया इसलिए यूज़ करते हैं, सैम्पल मीन को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि पॉपुलेशन मीन या जो भी है पॉपुलेशन पैरामीटर्स का निकालना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। इफ़ द सैम्पल मीन इज़ रैंडम and sample size is large, the population mean would be good estimate of the population। मोर एक्यूरेट रिजल्ट लाने के लिए कि पॉपुलेशन मीन का रिजल्ट रियलिटी से करीब होना चाहता है एक इन्वेस्टिगेटर या लाना चाहता है तो उसके लिए दो काम उसको करना पड़ेगा। फर्स्ट, द सिलेक्शन ऑफ द डाटा या सैम्पल एलिमेंट्स मस्ट बी अ रैंडम, डेलिब्रेशन नहीं या बायसनेस नहीं होनी चाहिए, पक्षपातपूर्ण डाटा आंकड़ा होगा तो फिर पॉपुलेशन का सही रिप्रेजेंटेशन उस सैम्पल के रिजल्ट से नहीं लगाया जा सकता है। दूसरी चीज़ यह है कि हम सैम्पल जितना छोटा हम लेंगे वो पॉपुलेशन में का रिप्रेजेंटेशन उतना दूर हो जाएगा या उतना सही नहीं निकलेगा, इसलिए कहा जाता है लार्जर द सैम्पल बेटर विल बी द एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन
मीन का सही रिप्रेजेंटेशन, लार्ज सैंपल जितना बड़ा होगा, जैसे जैसे हम सैंपल साइज बढ़ाएंगे, पॉपुलेशन मीन जो है ना बेटर एस्टिमेट होता चला जाएगा पॉपुलेशन का। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि बार बार पॉपुलेशन और सैंपल, पॉपुलेशन एंड सैंपल आया है। नेचुरली जब आप फर्दर क्लास में जाएंगे और न्यूमेरिकल वैल्यू पे आएंगे तो वहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ साथ होंगे, कहीं पे पॉपुलेशन होगा, कहीं पे पॉपुलेशन मीन होगा, कहीं पे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन होगा, एंड यू विल बी रिक्वायर्ड टू टेस्ट whether the data given from the sample is statistically biased or unbiased regarding the population inference। आप जो डाटा सैंपल के आधार पर कलेक्ट करते हैं तो उसको टेस्ट करना है कि ये कितना परसेंटेज जो है ना पॉपुलेशन पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट करेगा। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा इलेक्शन के बाद एग्जिट पोल आता है, तो जो सेफोलॉजिस्ट होते हैं वो सैंपल के आधार पर ही एग्जिट पोल कंक्लूड कराते हैं या एग्जिट पोल का रिज़ल्ट देते हैं। लेकिन आज के इस दौर में वो इतना ज़्यादा साइंटिफिक होता है कि आपने पिछले कुछ वर्षों में देखा होगा, उनका जो रिज़ल्ट होता है या जो अनुमान वो लगाते हैं वो रियलिटी के बहुत करीब होता है, और अल्टीमेट रिज़ल्ट जिस दिन ऐलान होता है, आपने बहुत ही बार देखा होगा, रिज़ल्ट भी वही होता है। जैसे मान लिया जमशेदपुर में लोकसभा का इलेक्शन है और यहाँ पे 7 कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली की और 7 लाख वोटर है, तो अगर एग्जिट पोल करना है तो हम ईच एंड एवरी वोटर जो कास्ट करके वोट आता है उसके पास जाके हम कोई गैदर करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि वोटर जो है ना आपको मैक्सिमम बताता भी नहीं कि उसने किसे वोट दिया है। तो उस पूरे पार्लियामेंट्री इलेक्शन को सेफोलॉजिस्ट या रिसर्च स्टडी करने वाले मान लिया असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बांट देते हैं, और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बांट दिया तो फिर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में फिर वो बूथ को बांटते हैं, और उनका आधार क्या होगा वो साइंटिफिकली तय करते हैं, और उस बूथ पे जाके मान लीजिए 700 वोट है तो फिर उस एक किसी पर्टिकुलर बूथ पे 700 वोटर्स को वो कांटेक्ट नहीं करते हैं, उसमें से रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लिया हर बूथ पे 10-10 वोटर को जो वोट दे के आता है उससे इन्फॉर्मेशन ले लिया जो भी उसने दिया, और उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर वो कंक्लूड करता है कि इस इलेक्शन में इस साल इस पार्टी या इस कैंडिडेट को जीत मिलेगी। और अल्टीमेटली चूँकि वो बहुत ही साइंटिफिक तौर पे करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी लॉजिकल और मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं, इसलिए उनका रिज़ल्ट प्रायः कुछ दिनों से देखा गया है कि वो बहुत ही एक्यूरेट आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर सैंपल का सिलेक्शन सही हो, उसके एलिमेंट्स का सिलेक्शन सही हो, उसमें बायसनेस नहीं हो, तो जो भी सैंपल का रिज़ल्ट होगा उस रिज़ल्ट के आधार पर जो भी हम पॉपुलेशन के बारे में डिटरमिन करेंगे या रिज़ल्ट लिखेंगे दैट विल बी इकोनॉमिक्स के या इकोनॉमेटिक्स का टर्म में कहा जाता है स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। ये कभी हम लोग नहीं लिखते हैं कि दैट विल बी 100% ट्रू। डिटर्मिनिस्टिक यहाँ पे नहीं होता है, एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं होती है या एग्जैक्ट वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं करती कि जितना सैंपल का आएगा उतना ही उसका भी आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं कि स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है तो कितने परसेंटेज पे है। सोशल साइंस में जनरली 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेते हैं। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि जो हम सैंपल के आधार पर कंक्लूड कर रहे हैं पॉपुलेशन के लिए रिजल्ट, दैट विल बी ट्रू, 95% विल बी ट्रू एंड ओनली 5% विल बी रॉन्ग। तो इसमें 5% कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब जो भी डिसीजन वो लेने जा रहा है टेस्ट के आधार पर वो 5% गलत हो सकता है, 95% सही होगा। और अगर उस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को 1% लेते हैं तो हम कहेंगे कि 99% वो सही है और 1% वो गलत है। जनरली मेडिकल साइंस एक चीज़ है, जैसे सर्जरी है, कोई डॉक्टर सर्जरी करता है या किसी हॉस्पिटल का परफॉर्मेंस जानना है, तो अगर हम 5% पे लेंगे तो इसका मतलब यह है कि 5% पेशेंट पोस्ट ऑपरेशन वो डेथ कर जाता है सपोज, तो वो सोशल साइंस के लिए 5% तो ठीक है, लेकिन मेडिकल साइंस के लिए वो वैलिड नहीं है।
इसलिए कि अगर 5 पेशेंट डेथ करेगा तो उस पर हॉस्पिटल पर और डॉक्टर पे विश्वास कम होगा, लोग वहाँ जाने से डरेंगे। इसलिए कि पॉसिबिलिटी यह है कि डॉक्टर की एरर की वजह से हो सकता है, इसलिए जनरली वहाँ पे 1% पे टेस्ट किए जाते हैं। और 1% का मतलब यह है कि 100 ऑपरेशन करेगा कोई डॉक्टर तो एक अगर डेथ कर रहा है, 1% रॉन्ग हो गया तो एक डेथ कर रहा है, दैट मे नॉट बी द फॉल्ट ऑफ डॉक्टर, इट मे बी बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन्स। तो वहाँ पे रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट जो है ना 99% सही मानी जाती है। बट इन सोशल साइंस इकोनॉमेटिक्स जनरली वी यूज़ 5%, समटाइम्स वी ऑल्सो यूज़ 1%। आज की क्लास कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई। थैंक यू वेरी मच।